Hey guys, welcome back. So, in this session, we are going to discuss numericals based on module A AFM. Okay, so एक नया सीरीज जो आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. बेसिकली जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनके ये कंसर्न थे कि सर थ्योरेटिकल तो हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है और वो पढ़ के आपका समझ में आ रहा है, बट न्यूमेरिकल्स जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी कम अप विद the upcoming sessions will be based on numericals. तो जहां पे मैं आपको हर एक मॉड्यूल के जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं AFM बुक के अंदर, सो उन सबको आपका यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, सो बेसिकली जो सेशन आपका होगा इसमें अगर हम लोग बात करें, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे AFM से, या जो आपकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये मैकमिलन की जो बुक है, इस बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं मॉड्यूल वाइज उन सबको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक आपका सॉल्व होने वाली है. सो अगर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं मई 2023 एग्जामिनेशंस को, तो वहां पे एक चीज जो एक पैटर्न जो एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिलता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी बुक से आपके होते हैं. कई बार वो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज या उन्हीं से रेफर करे हुए क्वेश्चंस जो आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो बुक के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा हर एक मॉड्यूल के अंदर, और साथ ही साथ उनके ही जैसे कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ. ओके, सो फर्स्ट वी विल हैव अ क्विक लुक ऑन the syllabus which is generally part of your module A. तो अगर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल A का, so मॉड्यूल A that contain 11 units, तो आप 11 के 11 units में से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले हैं. ठीक है, so like the first unit is definition, scope and अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड, तो जहां से आपको थ्योरी या जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके टेस्ट किए जाएंगे. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जहां से आपको डेफिनेट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. देन वी हैव बेसिक ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, तो जिसमें कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अगेन थ्योरेटिकल. मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स, again theoretical portion. ठीक है, so now the next one is bank reconciliation statement. Okay, I'll highlight this part. तो जो पहला ऐसा यूनिट है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो वो आपको रिकंसाइल करने के लिए दे सकता है या फिर कुछ एंट्रीज आपका जिनको करेक्ट करने के लिए दे सकता है. तो पहला जिसको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में ही हम लोग आपका सॉल्व करेंगे. देन वी हैव ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज. ओके, जो भी एरर्स आपके हैं वो. तो अगेन दिस इज ऑल्सो जहां पे आपको ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के लिए मिल सकता है, या फिर जो एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए मिल सकता है. सो एरर्स का रेक्टिफिकेशन इज नॉट ए न्यूमेरिकल, वो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट के बेस पे है. हाँ, जो ट्रायल बैलेंस के लिए जैसे हम लोग ग्रॉस मेथड और नेट मेथड्स आपके देते हैं, ठीक है, और कंपाउंड मेथड, तो कई बार वो आपको बोलता है कि बाय यूजिंग नेट मेथड्स व्हाट विल बी द फाइनल बैलेंस. तो इस तरीके से आपको इसको भी आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे. देन थर्ड वन इज डेप्रिशिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से डेफिनेटली आपको 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे कैलकुलेशंस के लिए. तो जहां पे हमारे पास 4 मेथड्स हैं, उन चारों मेथड्स के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन थ्योरेटिकल. बिल ऑफ एक्सचेंज थ्योरेटिकल. ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज थ्योरेटिकल. बैक एंड फंक्शंस, और ये थ्योरेटिकल आपका. बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस थ्योरेटिकल. तो अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल ए से, तो मॉड्यूल ए के अंदर जहां से आपको न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, सो हमारे पास 3 यूनिट हैं, यूनिट 4, 5 एंड 6, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिलेगा वो होगा किसका, आपका डेप्रिशिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग. सो वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सेशन विद डेप्रिशिएशन ओनली. तो सबसे पहले डेप्रिशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. देन उसके बाद हम लोग आपका BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और देन ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिनको आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं. तो ऐसे ही मैं आपके लिए सारे मॉड्यूल्स, जैसे आज हम लोग आपका प्रैक्टिस करें मॉड्यूल ए को,
तो ऐसे ही हमने आपके लिए मॉड्यूल बी और सी एंड डी, तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे मॉड्यूल बी एंड सी में से, सी खासकर जहां से एक्चुअल न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर हेल्प करने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद first we will practice questions based on Macmillan book. So we are just going to start this one with depreciation numericals. So if you talk about depreciations or methods to calculate depreciations, so we have number of methods, okay, जिसमें से if you talk about Indian accounting standards, so there are three methods which are permissible to Indian firms. तो जैसे जिसमें आपका आता है straight line method, second one is written down value method and third one is unit of production. fourth method जो आपका basically Macmillan book के अंदर दिया गया that is sum of years digit method, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इफ यू आस्क क्वेश्चन की सर मे वाले एग्जामिनेशंस में किससे क्वेश्चन पूछा गया था, माय आंसर इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ओके। So first question on your screen based on straight line method. Now before coming to this particular question I'll just introduce this particular one. So देखो straight line method में क्या होता है ना, so basically depreciation is generally charged throughout like with same amount throughout the economic life of that particular assets, okay। तो जैसे suppose that एक asset आपका है, एक मशीन हमने खरीदा जिसकी वैल्यू है आपका 10 लाख रुपीस, okay, so the cost is 10 lakh rupees, okay, and suppose that there is no salvage value which is called scrap value or the जिसको हम लोग आपका रेसिडुअल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। सो 10 लाख रुपीस एंड द यूजफुल लाइफ इज सपोज दैट 10 इयर्स, ठीक है। इसकी लाइफ कितनी है आपका 10 इयर्स, ठीक है। या वो आपको डेप्रिसिएशन रेट भी दे सकता है, सपोज दैट डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो दोनों में सेम ही आपका निकलेगा। तो इसके हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो इसका डेप्रिसिएशन होगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, सो फर्स्ट ईयर टू 10th ईयर दैट विल बी सेम जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट ईयर इट इज 10 lakh divide by, so 10 lakh divide by 10, so which is 1 lakh. So पहले साल के लिए आपका 1 lakh होगा, for second year it will be 1 lakh, for 10th year it will be 1 lakh. तो हर साल आपका जो depreciation होगा, so this asset will depreciate with same amount throughout the यूजफुल लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, पटेल ट्रांसपोर्ट, so I'll highlight this one, Patel Transport acquired a truck on 1st October 2019 at a cost of 4 lakh rupees. The firm rate of depreciation at the rate of 10%, so depreciation rate is 10% of the original cost of the every year. The book are closed on 31st March every year. Show the track depreciations and depreciation account for 3 years. तो 3 साल के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करना है। आई होप अभी तक समझ में आया होगा। सो देखो क्या होता है, पहले हम लोग डेप्रीशिएबल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है आपका कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। अब इस केस में सेल्वेज वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई एसेट होता है, सपोज दैट ये आपका 10 लाख है, इसका सेल्वेज वैल्यू था सपोज दैट 2 लाख, तो आप कैसे करेंगे, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, तो 8 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दिस इज बेसिक थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ट्विस्ट है, देखिए नॉर्मल अगर हम लोग बात करें एसेट का जो लाइफ है, कॉस्ट है वो कितना है 4 lakhs डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 40,000. सो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर विल बी 40,000, ठीक है। बट अब तो यहाँ पे क्या है, एसेट को एक्वायर किया गया आपका फर्स्ट अक्टूबर को एंड जो बुक क्लोज हो रही हूँ आपका 31st मार्च को। तो फॉर द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन जो होगा आपका फर्स्ट ईयर, इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ओनली, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो अब ये 40,000 हो रहा है, इसका जस्ट हाफ आपका 20,000। सो फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 20,000. For second year onwards, second year it will be 40,000 and third year it will be 40,000. तो इस तरीके से आप इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप अपनी मैकमिलन की बुक को उठाएंगे तो वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया, जैसे फर्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स, सो इट इज 20,000. फॉर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इट इज
40,000 सो जो एसेट की वैल्यू आपका 3,40,000 जो रिमेनिंग वैल्यू है आपका वो मेंशन किया गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी इसी के रेफरेंस पे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, एक बार हम लोग चारों मेथड्स को आपका डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड आपका है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ओके। सो जिसको हम लोग आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑल्सो नोन एज डिक्लाइनिंग बैलेंस। इसको कैसे समझेंगे आप, पहला तो केस मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने एक एसेट था 10 लाख रुपीस का जिस पर डेप्रिसिएशन था 10%, ठीक है। सो दी फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 1 लाख, ठीक है। इन केस ऑफ straight line method for next 10 years depreciation will remain same, that is 1 lakh 1 lakh 1 lakh। हर साल हम लोगों का जो depreciation चार्ज होगा इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर वो कितना होगा, 1 लाख। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, इनिशियल ईयर्स जो होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, धीरे धीरे उसका आपका जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, जितना उसका डिमिनिशिंग वैल्यू है उस पे काउंट करेंगे। तो व्हेन वी विल अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, if it is straight line method, so every year 10 like for second year it will be again 1 lakh, but in case of written down value method पहले साल for first year it will be 1 lakh, but second year का depreciation कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, so it is 10 lakh minus 1 lakh, so 10 lakh minus 1 lakh equal to 9 lakh। so अब एसेट की जो नई वैल्यू है, so this is the book value of assets at the rate of 10% depreciation, so for second year depreciation will be 90,000। तो दूसरे साल के लिए इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा आपका 90,000। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड दोनों में बेसिक क्या होगा, इनका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका सेम होगा, ठीक है। सो आपका बेसिकली हम लोग ईयर के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, बट यहां पे अगर हम लोग बात करें सेकंड ईयर का, जैसे नाम दिया डिक्लाइनिंग बैलेंस, सो द रिमेनिंग बैलेंस, तो जो पिछले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था उसको हटा देंगे, तो 10 लाख माइनस 1 लाख, नाउ द रिमेनिंग बैलेंस और डिक्लाइनिंग बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट इज 9 लाख। डेप्रिसिएशन रेट विल बी सेम throughout the period, so 9 lakh का 10% which is equal to 90,000 for second year depreciation will be 90,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, example if original cost of an asset is 20,000 and the rate of depreciation is 20%, so for like आपको depreciation calculate करना है by using आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस। अब वो आपको बोल सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, या व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। तो देखो क्या है आपका, बहुत ही सिंपल है। सो 20,000 का 20% इक्वल टू 4,000, ये कितना होता है आपका 4,000। सो फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 4,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 4,000 होगा। अब फॉर फर्स्ट ईयर इट इज 4,000। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, सो फॉर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन विल बी, सो हमारा एसेट का वैल्यू कितना है 20,000 माइनस 4,000, सो द वैल्यू रिमेन इज 16,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट 20%। so for second year depreciation will be, so 10% it is 3,200, ठीक है। so ये basic calculation है आपका, 10% is 1,600, so उसका डबल आपका 3,200, ठीक है। so for second year depreciation will be charged with 3,200 रुपीज। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशंस जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, तो उसने आपको 3 साल का दिया था ऐसे ही। अब जब थर्ड ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर थर्ड ईयर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर, सो नाउ 16,000 माइनस दिस 3,200, ओके, सो विच इज इक्वल टू 12,800, ठीक है, 12,800। इसका 20%, तो इसका 20% जो भी होगा दैट विल बी डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन, so the year end value 16,000, then 12,800, then 10,240। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग, जैसे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 4,000, सेकेंड ईयर 3,200, देन 2,560, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग आपका कहीं ना कहीं या इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उसको आपका कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर वन। अगर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है तो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, ठीक है।
सो कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा. सो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर वन, और आई विल कम विद सम मोर वीडियोस जहां पे हम लोग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. अगला हमारे पास है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. अब देखो क्या था अभी तक, जो पहले दो मेथड्स हैं, फर्स्ट वन इज रिटन डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड, अनदर वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. दीज आर जनरली बेस्ड ऑन पासेज ऑफ टाइम. ठीक है, ये किसके ऊपर है? आपके पासेज ऑफ टाइम के ऊपर है. अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड जो कि किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेस. ठीक है, मतलब जैसे हमने कोई एसेट आपका खरीदा, कोई मशीन हमने खरीदी. ठीक है, सपोज दैट वी बाय अ मशीनरी, ठीक है, जिसका लाइफ टाइम प्रोडक्शन की पूरे जब हम जैसे अगर 10 साल इसकी यूजेज है तो 10 साल में ये टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सो सपोज दैट इट कैन प्रोड्यूस 1 लाख, 1 लाख आपका ये प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, इसकी जो लाइफ टाइम कैपेसिटी है. अब इस 1 लाख में से 5 साल इसकी लाइफ है, सपोज दैट पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या 3 साल इसकी लाइफ है. ठीक है, सपोज दैट. ठीक है, अब वहां पे आपको नंबर दिएंगे कि पहले साल इसने प्रोड्यूस किया कितना आपका, सपोज दैट 50,000 यूनिट्स, सेकेंड ईयर आपका 30,000 यूनिट्स एंड थर्ड ईयर आपका 20,000 यूनिट्स. ओके, सो दिस तरीके से आपको वो देखने के लिए मिलेगा. तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है. ठीक है, तो पहले बेसिकली हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन आपका फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आपका कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्रोडक्शन, सो दैट इज 50,000. ठीक है, 50,000 डिवाइड बाय लाइफ टाइम प्रोडक्शन. लाइफ टाइम वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू. तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा. सबसे क्लोजेस्ट जो एक्चुअल आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है वो इसके थ्रू होता है, बट जो आपका अगर हम लोग कैलकुलेशंस की बात करें ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, सो आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर वन. अब ऐसी एक क्वेश्चन आपको जो आपके बुक के अंदर दिया गया था, एक बार जल्दी से उस क्वेश्चन को देखते हैं, रेफरेंस के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी. सो क्वेश्चन इज, देयर इज अ कंपनी एबीसी लिमिटेड हु परचेज अ पेन प्रोडक्शन मशीन. दिस मशीन कैन मैन्युफैक्चर 10 लाख पेन्स. ये कितने आपके मैन्युफैक्चर कर सकती है? 10 लाख पेन आपके प्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, सो आफ्टर विच इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड. इसके बाद इसको स्क्रैप किया जाएगा. परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 1 लाख. इसका जो परचेज प्राइस है वो कितना है? 1 लाख है. स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड 10,000. ठीक है, तो इसका जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होगा दैट विल बी 90,000. ठीक है, सो 1 लाख माइनस 10,000 इक्वल टू 90,000. फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोडक्शन द मशीन प्रोड्यूस 2 लाख पेन. ठीक है, तो ओवरऑल आपका 10 लाख का इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ, एंड फर्स्ट ईयर दे प्रोड्यूस 1 लाख पेन्स. ओके, सो डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी. अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई होप अभी तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो लाइक फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज 2 लाख डिवाइड बाय 10 lakhs into 90,000. Why 90,000? So this is the depreciable value. ठीक है, so cost is 90,000 and scrap value, salvage value is 10,000. तो उसमें cost minus salvage value is 90,000. तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, so it is like 0.2 into 90, so 18,000. तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा दैट विल बी 18,000. सेकेंड ईयर का अगर आपको नंबर दिया रहेगा, थर्ड ईयर का नंबर दिया रहेगा, तो आप आसानी से इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जैसे पहले साल का इसका ये था, दूसरे साल का 30 डिवाइड बाय 1 लाख, तीसरे साल का 20 डिवाइड बाय 1 लाख इनटू कॉस्ट आपका. तो इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन. तो जैसे यहां पे आप देख सकते हैं 2 lakhs डिवाइड बाय 10 lakhs इनटू 90,000. So 0.2 multiply by 90,000, so it is 18,000. So depreciation for the first year for this particular case is 18,000. I hope you guys are getting this particular thing clearly. So, and do mention into the comment section if you want videos for module 2, module B, C, D or such kind of things. So do mention. और अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करा, जस्ट शेयर. सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट. हम लोग आपके लिए वो सारा कंटेंट्स जो आपको देंगे जिससे आप आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर सकें और अच्छे मार्क्स आपका लेके आ सकें. फाइनल मेथड इज जो हमारा आखिरी मेथड है दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. अब देखो ये मेथड ना बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है, बिल्कुल खेलने वाला मेथड है. ठीक है, कैसे? सब आपको कैलकुलेट इसमें क्या करना है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट. ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट
ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका जो यूजफुल लाइफ है, सपोज दैट इट इज 5 years, अगर किसी का आपका यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट इज 5 years, तो सम ऑफ ईयर्स कैसे कैलकुलेट होगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, so which is equal to 9 12 15, so sum of years is 15, ठीक है, so sum of years in this particular case is 15. अब अगर आप अब देखो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे होंगे, जैसे अगर आप डेप्रिसिएशन कैसे हम लोग चार्ज करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन रेट, सो इट इज आपका 5 / 15, ठीक है, फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर आपका कैसे होगा, सेकंड ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैसे होगा, 4 / 15, तो जो भी रेट आपका होगा, ठीक है, सो 5 / 15 आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके बाद जो भी रेट होगा मल्टीप्लाई बाय आपका जो एसेट्स हैं, ठीक है, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आउटकम जो होगा दैट विल बी डेप्रिसिएशन एज पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. ओके, सो जैसे हमारे पास यहाँ पे है, सो अच्छा ओके, फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन. फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन मेथड 5000 कंप्यूटर्स विद 200 रुपीज सैलवेज वैल्यू एंड 3 years यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ कितने साल है आपका, 3 साल है, तो इसका कॉस्ट कितना है आपका 5000, सैलवेज वैल्यू हमारी कितनी है 200, ठीक है, माइनस 200, सो इट इज 4800. 4800 आपका क्या हो गया, इसका बेसिकली डेप्रिसिएशन हो, आपका डेप्रिशिएबल एसेट्स का वैल्यू हो गया. अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ईयर्स इज कितना, यूजफुल लाइफ 3 साल है, सो 3 years मींस 3 + 2 + 1, सो विच इज 6. तो पहले साल का डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर विल बी दिस 3 / 6 इंटू जो आपका कॉस्ट है, सो दैट इज 4800. For second year it was 2 / 6 into 4800. तो इस तरीके से हम लोग आपके डेप्रिसिएशंस को इसमें कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो दिस इज लाइक जैसे यहाँ पे दिया है आपका, सो 3 / 6, ठीक है, इस तरीके से 50% फॉर फर्स्ट ईयर, 2 / 6 33%, एंड फाइनल ईयर्स 1 / 6, सो दिस इज द रेट. तो उसके हिसाब से जो आपका आउटकम होगा दैट विल बी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द गिवन ईयर. सो अब देखो क्या होता है, अगर एक इंपॉर्टेंट चीज की मैं यहाँ पे बात करूं तो दैट इज कि इन 4 मेथड में से 3 मेथड का क्लियरिटी आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर डिफाइंड एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपके जो अलाउड मेथड है वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड द फाइनल वन इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए ये मेथड सबसे ज्यादा बार टेस्ट किए जाते हैं. इनमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है आपका. तो जैसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सो अ कंपनी बॉट अ मशीन ऑफ 1 lakh rupees ऑन 1st January 2021 एंड एस्टिमेटेड ईयर्स 4 एंड नो स्क्रैप वैल्यू. तो 1 lakh, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 1 lakh divided by 4, so which is 25,000. So depreciation for first year is 25,000. स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो दूसरे साल के लिए भी. अब बट यहाँ पे क्या है ना, उसने कंडीशन लगा दिया आपको, ठीक है. सो 1st January 2022 मतलब एक साल यूज करने के बाद an additional motor of 9,000 was fitted into the machine. Expected that the useful life of the machine would not be affected. अब हमने एक और इसमें क्या हुआ, एक एड ऑन आ गया. ऐसा हो सकता है, जैसे इस केस में क्या है, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ आपका इंक्रीज नहीं हो रही है, मे बी वो इंक्रीज भी हो सकती है, तो उस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो फॉर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन विल बी, ये तो आपका 25,000 रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका 9,000 डिवाइड बाय 3, सो विच इज 3,000, तो 3,000, सो इट इज 28,000. So from second year and third year and fourth year, तो इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा that will be 28,000. कुछ इस तरीके से आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है. 4 साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से आपका कैलकुलेट किया जाएगा. आई होप यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियरली. तो स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां पे आपको जो डेप्रिसिएशन आपके रहते हैं जनरली वो क्या रहते हैं, आपका एक फिक्स रेट पे रहते हैं. अगला, asset purchased by a company rupees 20,000 for every 20%, and the depreciation is 3 years.
सो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सो एसेट इज 20,000. सो 20,000 का कितना परसेंट? 20%. ये हमने सॉल्व किया था आई गेस, ठीक है. सो इट इज 4,000. सो फॉर फर्स्ट ईयर इट विल बी 4,000. सेकेंड ईयर आपका second year depreciation will be 20,000 minus 4,000 equal to 16,000. 16,000 का 20% equal to क्या था आपका? 3,200. So second year 3,200. Third year आपका third year depreciation is 16,000 minus 3,200, so which is equal to 12,800 का कितना परसेंट? 20%. ठीक है. So इसका 20% will be, so what will be the 20% of this? So it is 12 it will be around अच्छा जो भी फिगर आपका है I'll show you the answers. ठीक है. अगर आप जैसे इसको करेंगे so it is 25,560 रुपीज जो डेप्रिशिएशन होगा. so it is 2560. ठीक है. I am not carrying my calculator today, so जस्ट आपका ये जो कैलकुलेशन, आई होप यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली. ओके, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपका दिया गया है, सो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. A company ABC Limited purchased a printer machines that can print 20 lakhs prints, after which it will have to be scrapped. Purchase cost is 1,10,000. Salvage value is 10,000. ठीक है. तो पहला तो आपका डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका? 1 लाख. सो द कॉस्ट इज 1 लाख. 1,10,000 माइनस दिस 1 लाख. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन दे प्रोड्यूस 2 लाख पेन. ठीक है. सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे? फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना है आपका? 2 लैक्स. ठीक है. सो डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज दिस एंड 1.1. salvage value is 10,000. okay, so the depreciable cost is 1 lakh only. okay, so 2 lakh divide by total कितना कर सकता है? 20 lakhs multiply by 1 lakhs. ठीक है. so it is 0.10 into 1 lakhs. ठीक है. so outcome will be 10,000. that will be depreciation for this one. ठीक है. sorry, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? 2 lakh divide by this. ओके, सो जो भी ये इक्वेशन आपका होगा ना, आई विल सॉल्व दिस वन, नो प्रॉब्लम. आई विल यूज माय मोबाइल फोन एंड विल सॉल्व दिस. सो 2 लाख डिवाइड बाय 20 lakhs, so it is 0.10 which is correct. ठीक है. ओके, into cost is 1 lakh, so it is 10,000. हम मेरा कैलकुलेशन करेक्ट था, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में मैंने आपका गड़बड़ किया. ठीक है. सो इट इज नॉट 2, it is this, and this is the 10,000. ठीक है. so what will be a correct answer? 10,000. ठीक है. so this way you have to calculate this one. okay, let's move to the next question guys. If the useful life of an asset is 5 years, what will be the depreciation provided for the first year according to the sum of year digit? so 5 years आपका है, तो 5 years का आपका sum of years digit will be 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. So it is equal to 15. So sum of years digit is 15. For the first year depreciation will be 5 divided by 15. So अगर आप इसको break कर देंगे, so it is 1 divided by 3. So this will be depreciation for this one. So option B will be correct answer in this particular case. समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं. ठीक है. Consider a price, a piece of equipment costs 25,000, has a useful life of 8 years. and 0 salvage value. To calculate a sum of years, तो आपका 8 years. अब 8 years sum of years digit will be 8 plus 7 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. इसका टोटल कितना होगा? जल्दी से बताइए. 36. so it is 36. ठीक है. सो फॉर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन हम लोग इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 8 डिवाइड बाय 36 इनटू दिस 2500 to 25,000. ओके, 25,000. सो आउटकम विल बी डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर का कैसे होगा? 7 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 2500. थर्ड ईयर का आपका 6 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 2500. तो इस तरीके से अगर आप इसका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपके डेप्रिसिएशन के फिगर्स मिल जाएंगे. एक और क्वेश्चन गाइस. ऑन फर्स्ट 20 ABC परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 1 लाख रुपीज. ठीक है. परचेज कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज.
1 lakh and spend 4,000 on carriage and 8,000 on installation. So total आपका so इसमें ऐड हो जाएगा 8,000 and 4,000. So एंड इसका कुछ आपका है स्क्रैप वैल्यू इज 12,000. ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इज 10 कितना 12,000. सो ये आपका 12,000 सो इट विल रिमेन 1. सो 1 लाख रुपए ही इसका आपका कॉस्ट है बेसिकली. ठीक है, सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन वैल्यू एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड? यूजफुल लाइफ इज 10. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो 1 लाख डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 10,000. So what will be your correct answer? Option B will be correct answer for this particular one. ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशंस के अंदर अपने 3 से 4 मार्क्स जिनको आपका सिक्योर कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. So calculate depreciation second year by using written down value method. So depreciation is 20,000. So original cost is 20,000 and depreciation rate is 10. आपका कितना 10%. ठीक है, सो 20,000 का 10% इक्वल टू 10% इक्वल टू 2,000. ओके, सो 2,000 फॉर फर्स्ट ईयर. सो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 2,000. सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 18,000. मतलब 20,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 18,000. 18,000 का 10% equal to 1800. So depreciation for second year will be 1800. So B will be correct answer for this particular one. तो इस तरीके से जो questions जो आप examinations के अंदर इसी स्पीड में solve कर सकते हैं और इनको आपका समझ सकते हैं. I hope you getting my point. Okay, चलो अब अगला जो पहला हम लोगों ने क्वेश्चन किया डेप्रिसिएशंस का, जहां से एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स आपको सिक्योर कर सकते हैं न्यूमेरिकल से. अगला हमारे पास केस है किसका? BRS का. ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट्स को देख के समझ में आ रहा है दिस इज अ केस ऑफ BRS. अब BRS, पहले तो BRS का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना है, दैट इज कि BRS क्या होता है आपका, जहां पे या जिसकी मदद से हम लोग जैसे कोई एक अकाउंट होल्डर है और एक बैंक अकाउंट है, तो मतलब दो चीजें आपकी हो रही है यहाँ पे. एक है आपका कैश बुक और दूसरा आपका पासबुक. ठीक है, कैश बुक इज जनरली मैनेज बाय फर्म्स. ठीक है, इसको कौन मैनेज करता है? आपका फर्म. एंड दिस इज मैनेज बाय बैंक. ओके, सो अब जैसे हमारा कोई आप XYZ कंपनी चला रहे हैं, तो आपके पास कितना पैसा आ रहा है जा रहा है उसका लेखा जोखा आप कैश बुक में रख रहे हैं. ठीक है, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रही है उसी का जो बैंक अकाउंट है, बैंक उसको मेंटेन कर रहा है सेम ट्रांजेक्शंस को किस में? आपका पासबुक के अंदर. अब यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आपके हैं उनको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो जो कैश बुक का if debit balance is favorable balance in case of cash book and credit balance is non favorable. ठीक है, it is non favorable. ठीक है, पासबुक में क्या होता है? डेबिट बैलेंस इज नॉन फेवरेबल एंड क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल. ठीक है, जैसे क्या होता है मतलब जब जैसे पासबुक में क्या होता है, अगर XYZ अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, सो दैट इज अ फेवरेबल बैलेंस. अगर वो पैसा विथड्रॉ करेगा तो आपका पैसा क्या होगा? डेबिट होगा. दैट इज अ नॉन फेवरेबल बैलेंस. यहाँ पे उल्टा होता है, कैश बुक का एंट्री जो होती है उल्टे उसमें होती है. डेबिट इज फेवरेबल बैलेंस. अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होते हैं कि वो आपको देगा so the favorable balance या the debit balance of XYZ limited और the credit balance of XYZ limited. तो वहां पे आप इनको थोड़ा सा यूज कीजिएगा. दूसरी चीज, अगर कभी हम लोग इसको क्या करते हैं? रिकंसाइल कर रहे हैं, मतलब जो हमारा पासबुक का बैलेंस है उसको हम लोग मैच कर रहे हैं किसके साथ? कैश बुक के साथ. ठीक है, अब हम लोग जैसे सपोज दैट कभी कोई कंपनी है जिसका डिफरेंसेस है फर्म के अंदर, या जो कैश बुक है उसमें दिखा रहा है 100 रुपीज, यहाँ पे दिखा रहा है 110 रुपीज. सो वी गॉट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है, एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? दोनों का बैलेंस आपका करेक्ट होना चाहिए था, 100 या 110. अब हमारे प्रॉब्लम क्या है? कैश बुक में 100 दिखा रहा है, आपका पासबुक में 110 दिखा रहा है. ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे कोई भी डिफरेंसेस होंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? वी विल ऑलवेज ट्राई कि जो कैश बुक का बैलेंस है उसको कहां पे ले जाएंगे? पासबुक के बैलेंस में. ठीक है, अब ये जो डिफरेंसेस है ना, इनके लिए बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कुछ रीजन यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट उठाते हैं. एक और चीज, पहला स्टेटमेंट उठाने से पहले अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि कैश बुक बैलेंस एज ऑन दिस इज दिस, अगर वो कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेगा तो वो एंड होगा आपका क्वेश्चन किसके साथ? पासबुक बैलेंस के साथ. ये भी आपको ये बेसिक रूल्स हैं, इनको ध्यान रखना है BRS के संबंध में. अगर स्टार्ट होता है कि पासबुक बैलेंस ऑफ XYZ लिमिटेड इज
एज द फेवरेबल बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस इज 4 लाख, तो क्वेश्चन आपका एंड होगा किसके साथ, कैश बुक बैलेंस एज ऑन दिस इट इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टार्ट होगा। अब ये डिफरेंसेस हम लोग, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे बैंक स्टेटमेंट कंटेन एन एंडिंग बैलेंस ऑफ 10, तो आप यहाँ पे फेवरेबल वो नहीं लिखा, दैट मींस ये फेवरेबल है। एक कंपनी है जिसका जो बैलेंस है कितना, 3,20,000 रुपए आपका शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें पहला एंट्री क्या हुआ, मतलब ये एंड होगा किसके साथ, कैश बुक बैलेंस के साथ, ठीक है। सो एंट्री क्या है, द बैंक स्टेटमेंट कंटेन 200 रुपीज चेक प्रिंटिंग चार्ज फॉर न्यू चेक दैट द कंपनी ऑर्डर। अब देखो क्या हुआ, जैसे सपोज दैट बैलेंसेस क्या है, पिछली बार जब हम लोगों ने रिकंसाइल किया था 10,000 एंड 10,000, मतलब दिस इज कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक। सो पासबुक कैश बुक बैलेंस 10,000 थे। अब जब हम लोग इस मंथ में आपका रिकंसाइल कर रहे हैं ना, बैलेंस कैसे दिखा रहा है, ये तो आपका दिखा रहा है 10,000, बट ये दिखा रहा है आपका 9,800 ओनली, ठीक है। 9,800 रुपए ही आपका बैलेंस दिखा रहा है। 200 रुपए आपका क्या होगा, गायब हो गया। अब ये 200 रुपए कैसे हम लोग इसको रिकंसाइल करेंगे, सो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका कि अब देखो बैंक ने क्या हुआ, जैसे वो कंपनी ने एक चेक आपका ऑर्डर किया बैंक से, ठीक है, बैंक ने उसको चेकबुक दिया और उस चेकबुक के बदले में उसने 200 रुपए का चार्ज लगा दिया, ठीक है। सो जिसकी वजह से डिफरेंस आया, तो हम इस एंट्री को क्या करेंगे, पासबुक कैश बुक के अंदर आपका माइनस होगा कितने से, 200 से, हम इसको माइनस करेंगे 200, तो नाउ द बैलेंस इज 9,800 एंड 9,800, इस तरीके से रिकंसाइल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे बैंक स्टेटमेंट कंटेन 150 सर्विस चार्ज, जैसे बैंक लगाता है ना मेंटेनेंस सर्विस चार्ज लगाता है एनुअल बेसिस पे, तो बैंक ने चार्ज लगाया, जो कैश बुक मेंटेन कर रहा था उसके बाद इस चीज की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, या ये इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं थी, तो वो अभी भी अपना बैलेंस 10,000 ही दिखा रहा है, बट बैंक कितना दिखा रहा है, 9 आपका जो भी 85 या 95 आपका जो जितना भी अमाउंट है, जितने भी उसने डिडक्ट किया, ठीक है। सो 9.85 जो आपका अमाउंट है वो दिखा रहा है। रिकंसाइल करने जब हम लोग उसको बैठे, रिकंसाइल मतलब जब हम लोग करेक्ट करने बैठे, सो वी फाउंड दिस पर्टिकुलर वन, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे अपने कैश बुक के अंदर, ठीक है। देन बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट द डिपॉजिट 500 रुपीज ड्यू टू नॉन सफिशिएंट फंड्स, एनएफएस जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड चार्ज द कंपनी ₹10 फी एसोसिएटेड विद द रिजेक्शन। अब देखो क्या हुआ, जैसे आपके पास अब यहाँ पे डिफरेंसेस कैसे शो होंगे, XYZ लिमिटेड आप कंपनी चला रहे हो, आपके पास एक चेक आया जिसका अमाउंट था 5,000 रुपए, जिस डेट पे आपने चेक रिसीव किया ना, आपने क्या करा, कैश बीइंग अ कैश बुक होल्डर, आपने 5,000 रुपए अपने कैश बुक में एंटर कर दिए। जब वो क्लियरिंग के लिए गया वो चेक, तो वो क्लियरिंग के दौरान नॉन सफिशिएंट फंड्स की वजह से क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो वो 5,000 तो आपका माइनस होगा ही होगा, साथ ही साथ बैंक ने क्या करा, आपके ऊपर एक पेनल्टी लगा दिया 10 रुपए का, तो 510 रुपए और माइनस होगा, तो टोटल इस एंट्री की वजह से आपका जो अकाउंट कैश बुक माइनस होगा कितने से, 510 रुपीज से क्या करना होगा, माइनस होगा। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे, दी बैंक स्टेटमेंट कंटेन इंटरेस्ट ऑफ 20 रुपीज, जैसे क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलते हैं ना, तो बैंक ने आपको 20 रुपए का इंटरेस्ट दिया, जो कैश बुक मेंटेन करा था उसको वो ऑटो क्रेडिट हुआ, तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो आपको इंक्रीज करना होगा बाय कितने से इंक्रीज करना होगा, आपका 20 रुपीज, कैश बुक आपका इंक्रीज होगा। अगला, डिपॉजिटेड 80,000 रुपीज ऑफ चेक दैट हैव नॉट येट क्लियर्ड। अब जैसे आपके पास एक पार्टी ने चेक दिया 80,000 का, आप लाइक कैश बुक अगर आप मेंटेन करेंगे तो उस डेट पे आप क्या कर लेंगे, उसको आपका क्रेडिट कर देंगे 5 कितने से, तो 80,000 से, बट अभी तो वो क्लियर हुआ ही नहीं है, तो बैंक उसको अपने उसमें कैसे लेगा, तो दिस विल बी माइनस एंट्री इन कैश बुक, ओके। इश्यू 25,000 रुपीज चेक, आपने XYZ लिमिटेड ने किसी वेंडर को आपका एक चेक इश्यू किया 25,000 का, तो उसने अपना बैलेंस उतने से माइनस कर दिया। मंथ एंड दैट वर नॉट डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ दी बैंक स्टेटमेंट। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे आपने मंथ अगस्त एंड में किसी को चेक इश्यू किया 25,000 का, और जैसे सपोज दैट उसमें 31 अगस्त का ही डेट लिखा था, आपने जो कैश बुक मेंटेन करा था उसने माइनस कर दिया 25,000 से। अब जिसको हमने चेक दिया था ना, अभी तक उसने उसको प्रेजेंट किया ही नहीं पेमेंट के लिए, क्योंकि उसके पास टाइम है 90 डेज का, तो सपोज दैट वो प्रेजेंट कर रहा है आपका अक्टूबर 1 को, तो इस दौरान आपके दोनों के बैलेंसेस के अंदर इंडिफरेंसेस मिलेंगे, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर 25,000। तो इस तरीके से जो ये मैंने आपको प्लस और माइनस एंट्रीज दिखाई हैं, इनको अगर आप टोटल करेंगे देन योर कैश वो क्या होगा आपका, दैट विल बी योर कैश बुक बैलेंस। तो इस तरीके से हमारा जैसे स्टार्ट हुआ था किसके साथ, बैंक बैलेंस के साथ, नाउ इट इज क्लोज विद बुक बैलेंस कितना आपका, इस तरीके से ये फिगर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको वो फाइनल फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन या इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा
सो इट विल बी डेफिनेटली 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली आपके केस में ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है नहीं, बट स्टिल अगर देता भी है तो आप इनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने नहीं क्वेश्चन को। एक केस में आपको आपका ये होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। सो आप इसको होमवर्क की तरह आपका, तो इसका फाइनल बैलेंस आप मुझे लिख के बताएंगे कॉमेंट्स के अंदर। अगर किसी एंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर लिख के बता सकते हो। अच्छा, इसका आंसर मैंने दिया वैसे, तो अब यहाँ पे डिस्कशन का ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यूजुअली अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियंसेस की एग्जामिनेशंस में, क्वेश्चन टाइप वैसे ही होंगे जैसे मैंने आपको दिखाया, केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चन कैसा है? सो द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द बैंक डिपॉजिट इज 15,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब जैसे मतलब वो क्या है, आपका डेबिट बैलेंस है 15,000 ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक। पासबुक के अंदर आपका 15,000 ऑलरेडी क्या है, माइनस में है, एंड वी नो अबाउट दिस 15,000 कि हमें हमारे पास बैलेंस जो है आपका क्या है, माइनस में। सो दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट, ओके। A check is issued rupees 5,000 by firm, but it has not been presented for payment so far. So which of the following is the balance as per cash book? अब देखो क्या हुआ, 15,000 हम लोग ऑलरेडी माइनस में थे, हमने क्या किया, एक और आपका 5,000 का चेक इश्यू कर दिया। अब हमने तो अपनी तरफ से इश्यू कर दिया, तो जो कैश बुक मेंटेन करेगा वो इसको माइनस कर देगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कितना, -20,000, और यहाँ पे वो कितना दिखा रहा है, 15,000, ठीक है। सो दिस इज डेबिट बैलेंस 15,000 एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस 15,000। ये आपका सिचुएशन है, ठीक है। तो उसने आप क्वेश्चन किसके ऊपर है, कैश बुक बैलेंस आपको पूछा है, तो कैश बुक बैलेंस इज डेबिट बैलेंस 20,000। अगर आप इसको रिकंसाइल करेंगे तो आप इसमें से क्या करेंगे, आपका 5,000 को माइनस करेंगे, तो दोबारा से इसको आप 15,000 में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि जिसको आपने चेक इश्यू किया है वो लेजी है, वो आलसी है, उसने अभी तक वो चेक को आपका प्रेजेंट नहीं किया। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाए हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें हमने पढ़ ली अभी तक, डेप्रिसिएशन पहला, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आपका बीआरएस। अब तीसरा हमारे पास है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस आपका, तो ट्रायल बैलेंस में यूजुअली वो आपको ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, यूजुअली हम लोग ट्रायल बैलेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, सो इट इज समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। जैसे आप अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो सबसे पहले आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी होंगी। जर्नल एंट्रीज जहां पे टाइम, डेट और डेट वाइज बेसिकली हम लोग एंट्रीज करते हैं, ठीक है। जो भी आपके मॉनेटरी या जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो सब आपके उसमें रहेंगे, ठीक है। दूसरा, देन हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जहां पे हम लोग जैसे सेल्स का अलग लेजर, परचेज का अलग लेजर, सेल्स रिटर्न का अलग, सैलरीज का अलग, ड्राइंग का अलग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बनाते हैं। तो उन लेजर्स का जो फाइनल बैलेंस है ना, उसकी जो समरी है, सो इट्स अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, ठीक है। जैसे परचेज अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट जो भी है, या सेल्स अकाउंट या अदर्स, ये सब आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है ये 2 तरीके से, मतलब 3 तरीके से बनती है यूजुअली, आपका ग्रॉस, नेट एंड कंपाउंड, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नेट के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। सो अब इनमें ना बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का, ठीक है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, जैसे पहला क्वेश्चन उसने दिया है, मैंने आपके बुक से एग्जैक्ट उठाया है, ठीक है। So on 31st March 2022, the total debit and credit side of various ledger accounts and receipt and payment side of the cash and bank column of credit book of Mr. Bhagwan Das are under। तो जैसे यहाँ पे आपको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि इन एंट्रीज के हिसाब से ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो कैसे बनेगा आपका फॉर्मेट, क्या होगा? ओके, आई विल इरेज ऑल दीस। So what will be the format for gross? Gross के केस में फॉर्मेट क्या होगा? So in case of gross, so what will be your format? बिल्कुल दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट में दोनों का ही डिफरेंस आपको समझाता हूं। So it is particular, ठीक है, पर्टिकुलर मतलब जो भी आपका लेजर है, देन लेजर फोलियो, देन आपका डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इन केस ऑफ द ग्रॉस, सपोज दैट दिस इज ग्रॉस एंड दिस इज नेट, ये आपका है नेट ट्रायल बैलेंस, ओके, एंड दिस इज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। थोड़ा सा समझिए, एक बार समझ लेंगे तो
टेंशन खत्म, ठीक है। सो पर्टिकुलर जैसे सेल्स आपका है, ठीक है, सेल्स, या मैं इसकी एंट्री ले लेता हूं, चलो ठीक है, मैंने सेल्स उठाया। अब देखो ग्रॉस के केस में क्या होगा ना, सेल्स आपका डेबिट साइड है कितना 6000 एंड क्रेडिट साइड इज 2,45,000, तो हम इसको एज इट इज आपका मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कैप आपका सपोज दैट ड्राइंग है, ड्राइंग के केस में आपका, ड्राइंग के केस में क्या है, वी हैव ओनली डेबिट बैलेंस 25,000 और ये आपका खाली रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे सपोज दैट एक और एंट्री ले लेते, कोई परचेज है, ठीक है, सपोज दैट परचेज, ठीक है, परचेज के केस में यहां पे क्या होगा, डेबिट बैलेंस इज 1.90 लाख एंड क्रेडिट बैलेंस इज 4,000, ठीक है, सो 4,000। अब ये मतलब बेसिक अगर हम लोग बात करें ग्रॉस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, एज इट इज आपका जो मतलब जो लेजर्स का जो फाइनल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में हम लोग आपका पुट अप कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। सो इसका हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल आपका क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से हम लोग आपका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इक्वल नहीं है तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम, उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है। दूसरा नेट ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, सेम पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, देन आपका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, छोटा सा डिफरेंस आपको जो इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो दैट डिफरेंस इज, छोटा सा डिफरेंस जो आपको इन दोनों में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे हमने पहले लिया आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स में क्या होगा, अब देखो यहां पे नेट ट्रायल बैलेंस है ना, नेट हम लोग जब भी यूज करते हैं मतलब किसका, नेट, डेबिट और क्रेडिट का। तो डेबिट बैलेंस कितना है आपका किस केस में, सेल्स में, सो इट इज डेबिट बैलेंस इज 6,000 एंड क्रेडिट बैलेंस इज कितना आपका 2,45,000। तो हम लोग 2,45,000 में से माइनस करेंगे 6,000, दैट इज 2,39,000। तो हम लोग डेबिट बैलेंस क्या करेंगे, खाली रखेंगे। यहां पे कितना रखेंगे आपका 2.39 लाख। दूसरा जैसे आपका सेकंड हमने लिया था कौन सा, ड्राइंग। सो ड्राइंग के केस में सिर्फ डेबिट बैलेंस था 25,000, तो ये 25,000 रहेगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। तीसरा हमने उठाया था कौन सा, परचेज अकाउंट, ठीक है। सो परचेज के केस में डेबिट बैलेंस कितना है 1,90,000 एंड दिस इज 4,000। तो अगर हम इन दोनों को नेट करेंगे सो कितना आपका हो जाएगा 1.86 लाख और ये आपका खाली रहेगा। इसी तरीके से हम इसको आपका टोटल कर देंगे, इनका भी दोनों का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपका ग्रॉस और नेट ट्रायल बैलेंस जो कि हम लोग कुछ इस तरीके से आपका डिजाइन कर रहे होते हैं। आई होप यू गेट द डिफरेंसेस। अब जैसे मैंने यहां पे किया ना, सेम आपको मैं इनके सॉल्यूशंस आपको दिखा देता हूं, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। सो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस जैसे यहां पे क्लियरली आपका मेंशन है, ठीक है। सो दिस इज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। तो जैसे आपका कैपिटल है तो कैपिटल डेबिट में 10,000 था, यहां पे 1,35,000 था। आई शो यू दिस। सो 10,000 1,35,000, तो इसीलिए सेम एज इट उसको आपका उठाया। जैसे एक्सपेंस आपका था कितना 12,000 ओनली डेबिट में, तो एक्सपेंस आपका सिर्फ 12,000 डेबिट का ही दिखाएं, ठीक है। जैसे सप्लायर्स आपका कितना है, डेबिट 2 लाख, आपका 2,35,000 क्रेडिट, तो सप्लायर्स आपका क्या है 2 लाख और 2,35,000। तो इन सबको हम लोग रखेंगे टोटल। सो बैलेंस एज पर ग्रॉस ट्रायल बैलेंस इज 12 लाख, इस तरीके से जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। पहला, अगर ये इम्बैलेंसेस होते हैं तो आई लेट यू नो अबाउट दी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला हमारे पास है नेट ट्रायल बैलेंस। अब नेट ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था एंट्री या तो डेबिट साइड होगी या क्रेडिट साइड होगी, दोनों साइड नहीं होगी, एडजस्टेड वैल्यू हम लोग शो करेंगे। जैसे आपका कैपिटल कितना है क्रेडिट में 1,25,000, ड्रॉइंग 25,000, ठीक है। जैसे परचेज आपका है कितना 1,86,000, जो मैंने आपको वहां पे कैलकुलेट करके दिखाया था, या हमने सेल्स करा था कैलकुलेट कितना 2,39,000। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के अंदर हम लोग उसको लेके चलेंगे। फाइनल बैलेंसेस क्या होने चाहिए आपका, सिमिलर होने चाहिए। तो ये आपका है डेबिट ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और दूसरा आपका नेट ट्रायल बैलेंस। आई होप यू गेट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो कई बार क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है। सो सपोज दैट इफ देयर इज इंडिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, जैसे ये था आपका 4,17,000 और आपका डेबिट साइड दिखा रहा है कितना ओनली 4 लाख, ठीक है। सपोज दैट दिस इज 4 लाख, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या होने चाहिए, रूल के हिसाब से दोनों बराबर होने चाहिए, 4,17,4,17।
अगर सपोज करो ये है 4 लाख, ये है आपका 4,17,000, तो ऐसे केस में हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट ऐड करेंगे कहां पे, इस साइड में, ठीक है, जिस साइड बैलेंस कम है. सो वी विल क्रिएट सस्पेंस अकाउंट एंड इसको हम लोग आपका डेबिट करेंगे कितने से, 17,000 से. सो इट्स अ टेम्परेरी, नाउ इट इज 4.17 लाख. ठीक है, तो ये सस्पेंस अकाउंट इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट. ठीक है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर आपका क्या करेंगे, उस एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पे भी गलती हुई है उसके हिसाब से हम उसको आपका शॉर्ट करेंगे. तो सस्पेंस अकाउंट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है, कौन से साइड, जिस साइड बैलेंस आपका लोअर होगा उस साइड हम लोग इसको आपका क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ठीक है, सो आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है. तो ट्रायल बैलेंस जैसे हमारे पास है, तो उन्होंने यहाँ पे सिंपल से आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, नेट ट्रायल बैलेंस है. तो इस तरीके से आपका जो फाइनल बैलेंस है, तो बैलेंसेस जो आपको क्रिएट करने के लिए दे सकते हैं. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय द सेशन. कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू. एंड अगर आप ऐसी और सेशंस चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन करें. सो आई विल कम अप विद दैट दीज काइंड ऑफ सेशंस. और अगर आपका कोई और आइडिया है, वो आइडियाज भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, तो जिससे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें. ठीक है, कोई भी ऐसा डर आपका नहीं रहा. तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रॉम मॉड्यूल ए, AFM Module A, all numerical questions based on your Macmillan book as well as some reference questions. Okay, so मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए हैं, उनको ट्राई कीजिए. और अगर कोई भी इशू आपका आता है तो आप अपनी इश्यूज को भी आपका मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, सो होप यू एंजॉय. I'll see you soon with part 2 that is module B. और सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे मॉड्यूल सी के अंदर. ओके, तो ऐसे ही मैं आपको मॉड्यूल ए बी सी डी एग्जामिनेशन से पहले सारे करा दूंगा, जिससे ये जो न्यूमेरिकल वाला डर है ना, ये आपका दूर हो जाए. तो ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी होता है. ठीक है, ये तो कोई एक इल्यूजन है कि न्यूमेरिकल्स आपके टफ होते हैं अदर्स. ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं आपके एग्जामिनेशंस के अंदर. यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक मेथड्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द टॉपिक ओनली. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.